Hello students, today we will start class 8 chapter 3 civics. Why do we need a parliament? हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है? देखिए, हम काफ़ी टाइम पहले की बात करते हैं तो इंडिया में क्या होता था, डेमोक्रेसी नहीं होती थी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन, लोकतंत्र जिसको कहा जाता है, जिसमें अपने लीडर को जनता वोट डालकर चुनती है। एक जो है इलेक्शन होता है और उसी में जिस भी लीडर को ज़्यादा वोट मिलती हैं वही जो है क्या करता है, गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है उसकी शुरुआत इंडिया में 1947 में, जब इंडिया आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे इंडिया के दो पार्ट हो गए थे और भारत में जो है डेमोक्रेसी की शुरुआत हो गई थी। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जनता की सरकार होती है, उसका मतलब ही लोकतंत्र होता है। ठीक है, मतलब लोगों का तंत्र, वो जो सिस्टम है सारा का सारा वो जनता के द्वारा ही चलाया जाता है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो जितने भी नेशनलिस्ट थे, नेशनलिस्ट मतलब जो राष्ट्रवादी जो भी थे, जिन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था देश को आज़ाद कराने के लिए, काफ़ी उन्होंने मूवमेंट किए थे, स्ट्रगल किया था, जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने सोचा था कि जो सभी लोग हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिया है, स्वतंत्र भारत जो है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें। मतलब जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या था, उसके लिए एक ऐसा सिस्टम प्रिपेयर करना था जिसमें सभी लोग जो हैं अपना डिसीजन मेकिंग में अपना कोई ना कोई भागीदारी निभा सके। तो उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि एक ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे जिसमें क्या है कि सभी लोगों को एक अधिकार दिए जाएंगे, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे और उन्हीं फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करके वो क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जो भी डिसीज़न लिए जाएंगे उनमें वो अपना रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अपनाई थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब क्या है कि जो जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं, मतलब जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, स्टार्टिंग में ये 21 साल रखी गई थी, 21 साल से ऊपर की एज के जितने भी लोग थे वो क्या कर सकते थे, वोट डाल सकते थे। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है इसमें क्या होता है, 18 साल से ऊपर की, अब की बात कर रही हूँ मैं, पहले 21 साल होता था, अब क्या 18 साल से ऊपर के जितने भी अडल्ट सिटीजन हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, उनको राइट टू वोट मिला हुआ है। मतलब जो भी सरकार बनेगी देश के अंदर, जिसका भी शासन होगा, वो कैसे बनेगा, वो वोट डालकर लीडर चुने जाएंगे। और वो वोट कौन डालेंगे, जितने भी अडल्ट सिटीज़न हैं कंट्री के अंदर, जितने भी 18 साल से ऊपर के एज के लोग हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, चाहे वो कोई भी लेडीज़ है या फिर मतलब मेल फीमेल सेक्स के बेस पे या फिर किसी कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, कोई भी भेदभाव लोगों के साथ नहीं किया जाएगा। ठीक है, ऐसा है अडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर। इसके बाद जो लोग हैं उनके और रिप्रेजेंटेटिव की बात करते हैं, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोग और उनके प्रतिनिधि जो हैं वो किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। अब देखिए, जो डिसीज़न है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर किसके द्वारा लिया जाता है, लीडर्स के द्वारा लिया जाता है। लेकिन उन लीडर्स को कौन चुनती है, सरकार चुनती है। द डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट फंक्शनिंग। जो लोगों का डिसीजन होता है उसी के बेस पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है और वहीं जो फंक्शनिंग होती है, तैयार की जाती है, उन्हीं के द्वारा डिसाइड किया जाता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट है, संसद जो है, वो जो रिप्रेजेंटेटिव जनता ने चुनकर भेजे हैं वहीं शामिल होती हैं पार्लियामेंट के अंदर। एमपी जिनको बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो कौन चुनकर भेजता है, जनता चुनकर भेजती है और वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और गाइड करते हैं। अब बात आती है रोल ऑफ द पार्लियामेंट की, कि पार्लियामेंट का रोल क्या है। The country is divided into numerous constituencies and each of these constituencies elect one person to the parliament. जितना भी कंट्री के अंदर जितना भी एरिया है, जितने भी पॉपुलेशन है, उसको डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में। जो अलग अलग चुनाव क्षेत्र होते हैं, हर एक चुनाव क्षेत्र से कोई एक लीडर जो है चुनाव जीतता है और इसके बाद टोटल जो मेंबर होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर इलेक्ट करके भेजे जाते हैं। देखिए, जो पार्लियामेंट है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है लोकसभा और दूसरा पार्ट होता है राज्यसभा, और दोनों में जो एमपीज़ होते हैं वो चुनकर भेजे जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो लोकसभा होती है, जिसको कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं जनता का ही वो सदन होता है, उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो एमपीज़ होती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो जनता के द्वारा चुनकर भेजे जाते हैं। लेकिन राज्यसभा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजे जाते हैं वो डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें भी जनता का कोई ना कोई रोल होता है। क्यों? क्योंकि वो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि लोकसभा के अंदर है उनको चुनकर भेजता है, उन्हीं के द्वारा जो है क्या चुनी जाती हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है। Once elected, these candidates become member of parliament और MPs. These MPs together make up the parliament. देखिए सबसे पहले जब इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर MP हैं उनके तौर पे कैंडिडेट्स को चुना जाता है। मतलब जो भी कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है वो क्या बन जाता है, MP बन जाता है, और फिर वो MP मिलकर क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं। ठीक है। द लोकसभा इज़ यूजुअली इलेक्टेड वंस एवरी 5 ईयर्स। जो लोकसभा है उसमें हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। हर 5 साल के बाद एक नया लीडर जो है वो चुना जाता है। देखिए इसमें लीडर से मतलब क्या है कि कोई भी एक पार्टी होती है और उस पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं, और जिस जिस क्षेत्र से उनकी सरकार उनके मतलब MP जीत जाते हैं, मतलब जिसकी मेजोरिटी होती है, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है जिस भी पार्टी के MPs की, उसी पार्टी की क्या बनती है, सरकार बनती है, और उनके लीडर को क्या बना दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। आफ्टर फॉर्मेशन द पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पार्लियामेंट की फॉर्मेशन के बाद कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको परफॉर्म करने की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट को। फर्स्ट क्या है, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। और थर्ड है लॉ मेकिंग, कानून बनाना। देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताई थी, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जो टोटल सीटें होती हैं उसका 50%, ठीक है, उसका 50% जो भी पार्टी हासिल करेगी, और सबसे ज़्यादा भी, मतलब यहाँ पर 2 कंडीशन है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर 25 सीट्स हैं तो उसकी सरकार बन जाएगी, नहीं बनेगी। ठीक है, उसके लिए कम से कम 50% होने चाहिए। मान लीजिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ से जो है 10-10, 15-15, 20-20, 25-25 MP जो है चुने जाते हैं, तो वो कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। ठीक है, हमें सरकार बनाने के लिए क्या चाहिए, एक तो सबसे ज़्यादा वोट, और दूसरा 50%। जो टोटल वोट होंगे, मतलब जो टोटल सीटें होंगी उसकी 50% सीट किसी एक पार्टी के पास होनी चाहिए, तभी वो सरकार बना सकती है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा की कंडीशन पे ही वो सरकार बना सकती है। ठीक है, अभी जैसे पीछे चुनाव हुए थे तो उसमें क्या था कि 40%, 50, एक तरीके से 55 जो सीट हैं उनकी ज़रूरत होती है। जैसे कि हरियाणा में टोटल कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। यहाँ पे हम पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो स्टेट का एग्जांपल ले रहे हैं। तो स्टेट में क्या है, 90 सीटों की टोटल ज़रूरत थी, लेकिन जो BJP है उसको 40 सीटें मिली थी। ठीक है, 40 सबसे ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो सरकार नहीं बना सकती थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, जितने भी जो निर्दलीय थे, मतलब किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, उन 5 मेंबर को अपने में ऐड कर लिया, और वो हो गए 45। तो 90 का 50% कितना था, 45 की उनको ज़रूरत थी। तो सबसे ज़्यादा के साथ साथ टोटल का 50% होना भी ज़रूरी है। अभी देखिए जो पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। द पार्लियामेंट इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके जो 2 पार्ट्स हम कह सकते हैं, और प्रेसिडेंट को भी अगर शामिल करते हैं तो 3 पार्ट्स जो है पार्लियामेंट के होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, एक तो जो देश का राष्ट्रपति होता है वो भी क्या होता है, पार्लियामेंट का ही एक पार्ट होता है, और इसके अलावा राज्यसभा और लोकसभा जो है 2 अलग अलग सदन होते हैं। गवर्नमेंट, लॉ मेकिंग। इसके बाद देखिए हम बात कर रहे थे लोकसभा की। हमने अभी पढ़ा था कि जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 चीज़ें होती हैं। तो लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन लोकसभा दे मस्ट हैव ए मेजोरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको लोकसभा के अंदर मेजोरिटी हासिल करनी पड़ेगी गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर उसको अपनी सरकार बनानी है तो लोकसभा के अंदर उसको क्या करने पड़ेगा, अपनी मेजोरिटी हासिल करनी पड़ेगी। जितने भी इलेक्टेड MPs हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। जैसे कि टोटल MPs की अगर बात करते हैं तो 543 इलेक्टेड मेंबर होती हैं। उन 543 का 50% वोट हासिल करना पड़ेगा, 50%, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा
ठीक है, तभी उसकी सरकार बन सकती है। और इसमें जो टोटल मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, वो 545 होते हैं, 545 होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 543 मेंबर ही चुने जाते हैं। 2 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। अब देखिए नॉमिनेटेड का मतलब क्या है, नॉमिनेटेड का मतलब है कि कला, साहित्य या फिर खेल, कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उसने किसी भी इंसान ने ख्याति प्राप्त की है, वहाँ पर मतलब बहुत उनको एक तरीके से ये कह सकते हैं बहुत ही फेमस वहाँ पर हुए हैं, मेडल्स वगैरह उनको मिले हैं, तो उन लोगों को चुन लिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो 2 लोगों को अपनी तरफ से चुनकर भेज सकता है, ठीक है, चाहे वो कोई फेमस खिलाड़ी हो, चाहे कोई फेमस कलाकार हो, मतलब जिसको क्या है अवार्ड्स मिले हैं, जिसने जो काफ़ी फेमस है, बहुत अच्छा काम किया है देश के लिए, उन 2 लोगों को प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। इसके बाद बात आती है कि कितने मेंबर जो हैं वो होने चाहिए। तो किसी भी पार्टी को जो है सरकार बनाने के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स। हाफ का मतलब अभी मैंने आपको बताया था 50%, वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। एटलीस्ट हाफ मेंबर जो होने चाहिए, और वो कितने, 272 या फिर इससे ज़्यादा जो है MPs होने चाहिए, तभी उसी पार्टी की सरकार बन सकती है। इफ़ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए गवर्नमेंट देन दिस इज़ नोन एज ए कोलिशन गवर्नमेंट। मान लीजिए किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को 50% वोट हासिल नहीं हुए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कोई भी 2 पार्टी जो है वो एक साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं, और ऐसी सरकार को कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधित सरकार कहा जाता है। 2 पार्टी जो है, मान लीजिए किसी एक पार्टी को 30% वोट मिले हैं, किसी दूसरी पार्टी को 25% वोट मिले हैं, तो ये दोनों अगर मिल जाती हैं तो इनके क्या कर सकते हैं, ये सरकार बना सकते हैं। इनकी जो है पावर कितनी हो जाएगी, 55%, और कितने होने चाहिए, 50% से अबव होनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा भी होने चाहिए। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी भी एक जो पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं हासिल होती, या फिर वो 50% से अबव सीट हासिल नहीं कर पाता, तो ऐसे में क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट बनती है। कोई भी 2 पार्टी या फिर कोई भी 3 पार्टी मिलकर सरकार बना सकती हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है प्राइम मिनिस्टर्स की। तो जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है, वो होता है रूलिंग पार्टी का लीडर। जो रूलिंग पार्टी है, मतलब जिस भी पार्टी को ने मेजॉरिटी हासिल किया, तो उसका जो लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। यानी कि ये चीज़ पार्टी डिसाइड करेगी कि वो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहती है, उनका लीडर कौन है। फ्रॉम द MPs who belong to her party, the prime minister selects minister to works with her। देखिए जो भी PM बनेगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो क्या करता है, MPs को सिलेक्ट करता है। मतलब हर एक MP को अपना अलग डिपार्टमेंट दे देता है। जैसे आपने सुना होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, या फिर जो है आपका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, और अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग MPs को दे दिए जाते हैं। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है कि कौन सा मिनिस्टर क्या काम करेगा। इसके बाद बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा जो है उसका फंक्शन लोकसभा के जैसा ही होता है, लेकिन उनके जो चुनाव होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया इन द पार्लियामेंट। जो इंडिया मतलब हमने जो MP चुन के भेजे हैं, उन्हीं के द्वारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा में जो काम करेंगे उनको चुना जाता है। देखिए तो जो लोकसभा होती है उसका जितना रोल प्ले वो करती है कानून बनाने में, उतना ही राज्यसभा का भी होता है, क्योंकि किसी भी बिल को पास होने के लिए राज्यसभा से गुजरना होता है, ठीक है, तभी वो क्या बन पाते, कानून बन पाते हैं। कोई भी बिल मान लीजिए लोकसभा में पास होता है, तो लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है, और जब उसको राज्यसभा पास कर देती है तो लास्ट में उसको राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है। अब अगर बात करते हैं मेंबर ऑफ जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो मेंबर है वो किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था मैंने आपको, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं जिनको हमने वोट डालकर चुना है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा क्या होते हैं, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं अलग अलग स्टेट्स की, जैसे कि हरियाणा की है विधानसभा है, उसमें 90 सीटें हैं, तो वो 90 लोग क्या करेंगे, वो 90 लोग जो है राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट्स के अंदर जितनी भी सीट्स हैं
वो क्या करेंगे, राज्यसभा के सदस्यों को चुनेंगे। और जो टोटल इलेक्टेड मेंबर होंगे राज्यसभा के अंदर वो 233 होते हैं। और इसके अलावा जो मेंबर होते हैं 12 मेंबर, वो कैसे होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं। प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है, जैसे कि मैंने बताया था लोकसभा के अंदर जैसे कि 2 को नॉमिनेट किया जाता है, जिसने कला साहित्य या फिर किसी और अच्छे क्षेत्र में उसने मतलब फेमस काम किया, अच्छा काम किया है, तो उनको समाज सेवा के क्षेत्र में आगे आए हैं या फिर किसी कोई भी और अच्छा काम किया है, उनको क्या कर लिया जाता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो लोकसभा में कितने होते हैं, 2 होते हैं, राज्यसभा में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, ये कैसे मेंबर है, नॉमिनेटेड हैं। और जो इलेक्टेड होते हैं वो राज्यसभा में 233 होते हैं। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। देखिए पार्लियामेंट का जो काम होता है वो ये भी होता है कि वो एक तरीके से गवर्नमेंट को चलाए, उसको कंट्रोल करे और गाइड करे। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद क्वेश्चन आवर। जब भी पार्लियामेंट की जो बैठक होती हैं वो स्टार्ट होती हैं तो उसमें जो है सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर का मतलब क्या होता है, इसमें जो भी एमपीज़ हैं वो इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे गवर्नमेंट के वर्किंग के रिगार्डिंग कि उनके एरिया में जो काम है वो अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उनको क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, क्या क्या बदलाव चाहते हैं वो अपने एरिया में, इस तरीके से। इसके बाद क्या होता है, जो ओपोजिशन पार्टी होती है वो हाईलाइट करती है गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स को, मतलब जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से जो भी उन्होंने लागू किए थे उसके जो भी ड्रॉबैक आए, जो भी दुष्परिणाम आए, मतलब अच्छे काम नहीं किए, जो भी कमियां सरकार की हैं उनको हाईलाइट किया जाता है ओपोजिशन पार्टी के द्वारा। अपोजिशन पार्टी कौन सी होगी, जैसे कि बहुत सारी पार्टी, जैसे कि 10 पार्टी हैं, ठीक है, 5 पार्टी हैं, या फिर इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर 6 हैं, ठीक है, 6 जो है प्रमुख पार्टी हैं, और उनमें से एक की सरकार बन गई, ठीक है, तो बाकी पार्टी क्या है, ओपोजिशन में, उनके जितने भी एमपीज़ हैं वो क्या होंगे, ओपोजिशन पार्टी के अंतर्गत आएंगे। तो जो ओपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है, सरकार के ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करती है, जो भी प्रोग्राम और पॉलिसी बनाए उनका जो भी बुरा परिणाम आया उसको हाईलाइट करते हैं। दिस हेल्थ इन हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। इस तरीके से जो ये प्रोसेस होती है जिसमें कि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो सरकार की कमियों को उजागर करती है, तो ये क्या है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर अपोजिशन पार्टी के एमपीज़ नहीं होंगे तो जो रूलिंग पार्टी है वो अपनी मनमानी करेगी, चाहे वो जनता के लिए अच्छा हो या नहीं हो। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करेंगे, उनकी ड्रॉबैक्स को हाईलाइट करेंगे और उसके बाद जो है वो जनता तक उन चीज़ों को पहुँचाएंगे, और सरकार जो रूलिंग पार्टी है उसको मजबूरन सही डिसीजन लेना पड़ेगा। द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस। जो भी पार्लियामेंट के लिए एक तरीके से क्रूशियल टाइम पीरियड होता है किसी भी मैटर को डील करने के लिए या फिर अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है, जितने भी फाइनेंशियल या फिर और तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों के द्वारा मिलकर लिए जाते हैं। अगर संसद का कोई एक सदन उसको पारित कर देता है तो वो उसके बाद दूसरे में जाता है, फिर उस पर जो विचार विमर्श किया जाता है और बाद में उसको पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। The MPs as representative of the people have a central role in controlling, guiding and informing Parliament. जो एमपीज़ होते हैं उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है सरकार को चलाने में। अब बात आती है लॉ मेकिंग की। लॉ मेकिंग इज़ ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का ये भी एक जो है महत्वपूर्ण फंक्शन है, काम है कानून बनाना, क्योंकि जो कानून होते हैं उन्हीं के बेसिस पे क्या होता है, देश की सरकार चलती है। सभी लोगों को कानून को फॉलो करना पड़ता है, तभी जो है शांति व्यवस्था को देश में बनाए रखा जा सकता है, तभी डेवलपमेंट की ओर हम जो है अग्रसर हो सकते हैं। हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी लोग होती हैं वो अलग अलग एरिया से चुनकर भेजे जाते हैं, इलेक्ट करके जनता उनको वोट डालकर चुनती है। हमने बात की थी लोकसभा के मेंबर्स की, तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको डायरेक्ट चुना जाता है जनता के द्वारा वोट डालकर। हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं और 18 साल से ऊपर के सभी लोग क्या करते हैं, वोट डालने जाते हैं और लोकसभा के सदस्यों को चूज़ करते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसमें क्या होता है, जितनी भी स्टेट असेंबलीज हैं उनके जो एमएलएज होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो किसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। तो एमएलएज को कौन चुनती है, जनता चुनती है। तो एक तरीके से ये क्या है, इनडायरेक्टली चुनाव होते हैं। लोकसभा के कैसे होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, जनता डायरेक्ट वोट डालती है, और राज्यसभा में इनडायरेक्ट होती है। जो जनता है वो किसको चुनती है, एमएलएज को चुनती है, और एमएलएज किसको चुनते हैं, राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं।
देर आर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो उसके अंदर जितने भी लोगों को चुना जाता है, पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड से ऊपर आते हैं। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजनल पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दलित हैं या फिर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर माइनॉरिटी पीपल हैं। माइनॉरिटी मतलब उनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक हैं। इसके अलावा कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व्ड भी हैं पार्लियामेंट के अंदर। रिजर्व्ड का मतलब क्या है कि कुछ सीटें फिक्स कर दी, जैसे कि 2/3 जो सीटें हैं वो आरक्षित हैं, या फिर जो है 2% आरक्षित हैं, 3% आरक्षित हैं। इस तरीके से क्या है, उनको रिजर्व कर दिया। वो जो सीटें हैं वो सिर्फ SC ST के लिए ही हैं, ठीक है। जो भी मतलब ऐसे लोग हैं जो कि दलित हैं या फिर किसी न किसी तरीके से पिछड़े हुए हैं, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो हैं, उन लोगों के लिए वो सीटें क्या कर दी जाती है, रिजर्व कर दी जाती है। इन सीटों के ऊपर उन्हीं का अधिकार होगा, इसके अलावा कोई और वहाँ पर नहीं आ सकता। तो इस तरीके से हमने अभी पढ़ा जो पार्लियामेंट है उसकी ज़रूरत क्यों है। क्यों है पार्लियामेंट की ज़रूरत? क्योंकि देखिए सरकार को चलाने के लिए कोई ना कोई कानून व्यवस्था होनी चाहिए, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो प्रॉपरली वर्क कर सके। तो उसी लिए हम किसकी ज़रूरत है, पार्लियामेंट की ज़रूरत है। क्योंकि पार्लियामेंट के बिना जो सारा का सारा सिस्टम है उसको अच्छे से नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट में जो भी वर्क होते हैं उसमें क्या होता है, जनता की भी हिस्सेदारी होती है और काम जो होते हैं वो सही से भी किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।